नमस्कार, इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार की करते हैं शुरुआत। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से राजस्थान के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने मुलाकात की है। यह शिष्टाचार मुलाकात सचिवालय में की गई, जहां सीएम धामी ने राजस्थान के कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया। तो सीएम ने राज्यवर्धन सिंह राठौर से मुलाकात की है। शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री का ये अहम दौरा भी माना गया। वही खबर देहरादून से है, जहां धामी सरकार ने यूसीसी के लिए 7 कदम पूरे कर लिए हैं। धामी सरकार 8वें कदम से उत्तराखंड को नंबर 1 बनाएगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां अलग अलग धर्म के पर्सनल लॉ नहीं होंगे, बल्कि एक समान कानून लागू किए जाएंगे। हर धर्म की महिलाएं बाकी राज्यों के मुकाबले सबसे सशक्त बनेगी। राज्य में लिव इन रिलेशनशिप को भी कानून के दायरे में रखा जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि धामी सरकार ने कौन से 7 कदम उठा लिए। पहला कदम, 2022 के आम चुनाव से पहले सरकार ने यूसीसी लागू करने की घोषणा की थी। दूसरा कदम, सरकार गठन के बाद पहली बैठक में यूसीसी लागू करने का फैसला लिया गया। तीसरा कदम, सेवानिवृत्ति न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। चौथा कदम, कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद 7 फरवरी को राज्य विधानसभा में विधेयक पास हुआ। पांचवा कदम, राष्ट्रपति के सहमति से 12 मार्च को यूसीसी अधिनियम पारित किया गया। छठा कदम, यूसीसी की नियमावली और क्रियान्वयन के लिए सेवानिवृत्ति पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में विशेष समिति का गठन किया गया। 7वां कदम, नियमावली तैयार करके 18 अक्टूबर को सरकार को रिपोर्ट सौंप दी गई। 8वां कदम, मंत्रिमंडल की बैठक करके राज्य सरकार यूसीसी कानून लागू करेगी। तो इसके बाद उत्तराखंड वो पहला राज्य बन जाएगा जहां पर यूसीसी कानून लागू होगा और उसके लाभ जनता को मिलेंगे। तो वहीं उत्तराखंड सरकार के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फरमान भी सामने आया। कोर्ट के 3 बड़े फैसले से राज्य सरकार संकट में घिर गई। राज्य के अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने और समान कार्य का समान वेतन मिलेगा। अदालत ने सरकार को फैसला लागू करने का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने 10 साल की सेवा पूरी कर चुके अस्थायी 3 फैसले दिए हैं। तो उत्तराखंड में 2 दिवसीय दौरे पर नीति आयोग की टीम पहुंची, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति आयोग टीम का स्वागत किया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और उनकी टीम सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचे। यहां नीति आयोग उपाध्यक्ष का मुख्यमंत्री ने स्वागत किया। इस दौरान उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, शासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मामले में उत्तराखंड देश में नंबर 1 रहा। उत्तराखंड भले ही छोटा पहाड़ी राज्य हो, लेकिन उत्तराखंड में विकास के मामले में काफी काम किया जा रहा है। नीति आयोग के सहयोग से प्रदेश की योजनाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इस दौरान उत्तराखंड के चल रहे कार्यों और योजनाओं को लेकर नीति आयोग की टीमों को प्रेजेंटेशन भी दिया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के प्रांगण से, केदार धाम से, उनके मुख से निकले हुए शब्द कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। उसी का परिणाम है कि हमारी जीएसडीपी भी बढ़ रही है, हमारी जो बेरोजगारी दर है वह भी कम हो रही है। हम बहुत सारे जैसे स्टार्टअप के क्षेत्र में पहले हम केवल अचीवर्स की श्रेणी में थे, आज हम लीडर्स की श्रेणी में आ गए हैं। निवेश करने वाले राज्यों में भी हमारा स्थान देश के प्रमुख राज्यों में आ रहा है। हर दृष्टि से आज हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी के वो कथन, ऐसा लगता है कि वो उनके मुख से शिव रूपी शब्द थे जो धरातल पर उतर रहे हैं और आगे भी उतरते रहेंगे। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक, और दूसरा जो कहते हैं एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बहुत खुशी की बात है कि जब हमने ये
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की किताब कल पिछले साल निकाली थी, इसी साल जुलाई में, कि उत्तराखंड सबसे नंबर 1 है इसमें। तो इसका मुबारक देना चाहते हैं ऑनरेबल सीएम को। दूसरा, हम इधर हरिद्वार से आए और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट एक हमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक एस्पिरेशनल ब्लॉक भी है, और मेरी जिम्मेवारी है, बनता है कि मैं अपने आंखों से देखो, अधिकारियों से बात करूं। तो और उन्होंने आरती का भी इंतजाम किया था, तो ये दौरा शुरू हुआ ये हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में, और आज माननीय सीएम ने हमें ये कर्टसी कॉल। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि नीति आयोग के का गवर्नेंस है कि गवर्निंग काउंसिल पे सब सीएम प्रेजेंट है। वहीं केदारनाथ उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों की तलाश भी शुरू कर दी है, लेकिन इन सब के बीच जीत की अहम चाबी यानी महिला वोटर्स को रिझाने में जुट गए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। विधानसभा के उपचुनाव के लिए सियासी दलों की चुनावी दृष्टि शुरू हो चुकी है, लेकिन इस चुनाव में जीत की चाबी महिलाओं के पास है। ऐसे में बीजेपी ने महिलाओं पर फोकस करना शुरू कर दिया है। 90,000 से ज्यादा मतदाताओं में 45,000 से ज्यादा मतदाता महिला वोटर्स के। ऐसे में महिलाओं पर खासा फोकस बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, और ये कहा जा सकता है कि यूसीसी को लेकर भी अब बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने का काम केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में करने जा रही है, क्योंकि यूसीसी महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने का काम करता है, महिलाओं को सशक्त बनाने का काम कर रहा है। ऐसे में बीजेपी अभी से ही उसको अपनी रणनीति का हिस्सा बनाने का काम कर रही है, और अब यही कहा जा सकता है कि महिला वोटर्स को रुझाने के लिए हर सियासी दल वहां पर काम करता नजर आ रहा है। बीजेपी ने इनके लिए पूरी रणनीतियां बना दी, बूथ स्तर तक की रणनीति तैयार है, और ये कहा जा सकता है कि जैसे ही मतदान का दिन आएगा तो उनको रिझाने की जो कोशिश होंगी और भी नजदीक होती हुई और तेज होती नजर आएगी। कैमरामैन अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। वही देवभूमि उत्तराखंड में चल रही 4 धाम यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जारी है, जिसके बाद अब धामी सरकार की तरफ से चारों धामों के कपाट बंद होने की तारीखें घोषित की जा चुकी है। इस बात पर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि 1 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद किए जाएंगे, और वहीं यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट 3 नवंबर को बंद होंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि तुंगनाथ धाम के कपाट 4 नवंबर को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को बंद होने वाले हैं। तो 4 धाम में 1 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो रहे हैं, यमुनोत्री के 3 नवंबर को, तुंगनाथ के 4 नवंबर को, बद्रीनाथ धाम के 17 नवंबर को और केदारनाथ धाम के 3 नवंबर को कपाट बंद हो रहे हैं। तो जो भी दर्शनार्थी दर्शन करना चाहें वो पहले पहुंच के दर्शन कर सकते हैं। तो वहीं भारत घूमने आए 2 विदेशी मूल के नागरिकों का कीमती सामान लगभग 1.5 लाख का सामान गायब हो गया है, जिसे बनबसा पुलिस द्वारा खोज कर निकाला गया है। सामान मिलने पर विदेशी मूल के व्यक्तियों द्वारा उत्तराखंड पुलिस का आभार भी व्यक्त किया गया, जो मथुरा रोडवेज की बस से बनबसा आए थे। इस दौरान बनबसा पुलिस को नागरिकों ने बताया कि एक बस में ही एक बैग छूट गया था, जिसको लेकर लगातार पुलिस के द्वारा उसकी खोजबीन की जा रही थी, और अब उनका सामान वापस पुलिस ने लौटा दिया है, जिसके बाद विदेशी मूल के नागरिक बेहद खुश नजर आए। वहीं हरिद्वार के कनखल थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर महंत हत्याकांड का खुलासा कर दिया। हरिद्वार कनखल थाना क्षेत्र स्थित आश्रम के लापता संत महंत गोविंद दास की गुमशुदगी से पर्दा उठाते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आश्रम की संपत्ति हड़पने के लिए चारों आरोपियों ने महंत की गला घोंटकर हत्या करने के बाद शव को गंगा में फेंक दिया था। अभी शव बरामद नहीं हो पाया है। आश्रम की बेशकीमती संपत्ति को हड़पने के लिए आरोपियों ने महंत राम गोविंद दास की हत्या की थी। इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड अशोक, जिसके द्वारा जो गोपाल दास जी हैं उनको यहाँ से ले जाके उनकी हत्या करना
और उनकी जगह पे एक फर्जी बाबा को बैठाना, ये उनके द्वारा स्वीकार किया गया। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा अब तक 4 अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया है और अन्य अभियुक्तों की भी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। जल्दी अन्य इसमें अरेस्टिंग्स भी की जाएंगी। इनके द्वारा जो गोपाल दास जी हैं उनको यहाँ से आश्रम से ले जाके उनकी हत्या करना और उनको नदी में फेंकने की बात कबूली गई है। साथ में उनके जो भी आश्रम की जो भी संपत्ति है उसको खुर्द-बुर्द करने के ये लोग प्रयास कर रहे थे और इसी क्रम में एसओ कनखल द्वारा एक अच्छी कार्रवाई करते हुए सभी अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया है और अन्य के खिलाफ जो भी इसमें शामिल है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देवभूमि समाचार में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वहीं उत्तराखंड में 80,000 रुपए की नकली नोट के साथ बिना कटिंग के अर्थ निर्मित 500 रुपए के 14,000 रुपए के नोट और सामान एसटीएफ ने बरामद किया। एसटीएफ एएसपी नवनीत भुल्लर ने कहा है कि जानकारी मिली थी कि देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में त्योहारी सीजन को देखते हुए बड़े पैमाने पर नकली नोट बाजार में चलाने की बड़ी साजिश की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने एक रेस्टोरेंट में छापा मारा, जहां पुलिस ने नकली नोटों का कारोबार करने वाले लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने नकली नोट बनाने का सामान, लैपटॉप, प्रिंटर और बड़ी मात्रा में कागज बरामद किए। वहीं पुलिस इस मामले में सख्ती से जांच भी कर रही है। उत्तराखंड एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है कि जहां उत्तराखंड एसटीएफ ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो कि बाजार में नकली नोट चला रहा था और एसटीएफ को एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बाजार में जो है नकली नोट चला रहा है, जिसके बाद एसटीएफ पुलिस ने उस पर निगरानी रखनी शुरू करी और उसको वहीं उत्तराखंड में मौसम बदलने लगा है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी तो निचले इलाकों में सुबह और रात हल्की ठंड का एहसास होता है। राजधानी देहरादून में दोपहर के समय हल्के बादल दिखने से धूप और छांव का सिलसिला जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र ने किसानों के लिए अहम अनुमान जारी किया है कि उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा। यह किसानों के लिए बोई फसलों को काटने का सही समय है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने जारी पूर्वानुमान में कहा है कि आने वाले एक हफ्ते तक उत्तराखंड का मौसम शुष्क रहने वाला है। प्रदेश के मौसम के मिजाज की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से राजधानी देहरादून समेत करीब सभी जिलों में मौसम शुष्क बना हुआ है। प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है, ये सही वक्त है जब वो अपने फसलों की कटाई कर सकते हैं। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि जो अक्टूबर का महीना हमारा चल रहा है और ये अब 1 तारीख से जो भी सीजन की बात करें तो ये हमारा पोस्ट मानसून सीजन या फिर इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन। तो इसमें तो ज़्यादा एक्टिविटी तो आपकी पेनिसुलर इंडिया पे होती है। तो इस समय आप देखें अभी पूरे करीब हमारे जो है आधे महीने से भी ज़्यादा हो गया है। आज अगर डेट की बात करें तो आपकी जो है 18 तारीख हो गई है, ठीक है। तो इसमें अभी तक जो रेन हमको मिलनी चाहिए थी उतनी है नहीं, -93% डेफिशिएंट है। तो ये नया सीजन जो 1 अक्टूबर से शुरू होता है पोस्ट मानसून का, तो 18 दिन उसके हुए हैं। हालांकि अभी आगे के मंथ है, नवंबर है, दिसंबर है, तो अभी तक जो रेन है वो कम है। जबकि ये रहता था कि जनरली जैसे मानसून रिट्रीट करता है तो कुछ एक्टिविटी जो है आपके अक्टूबर महीने में मिल जाती थी शुरू में, खास कर अगर देखें तो इस बार वो भी जो है कम रही है, ठीक है। तो उसी की वजह से आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो है जो टेम्परेचर है आप ज़्यादातर दिन देखेंगे तो वो सामान्य से ऊपर ही है। तो वहीं कोटद्वार बाईपास के निर्माण को लेकर स्थानीय लोग लंबे समय से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का विरोध कर रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने तहसील कोटद्वार का घेराव भी किया है और बाईपास के निर्माण के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदर्शन में शामिल हुए लोग लालपानी, नाथोपुर, बिशनपुर, जीतपुर और रतनपुर के निवासी बताए जा रहे थे। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार द्वारा मुआवजे के रूप में जमीनों के केवल 5 से 6 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, जो आज के समय में ना तो एक घर का खर्च उठा सकता है और ना ही एक नया घर बनाने के लिए काफी है। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक वे किसी भी हालत में बाईपास का निर्माण कार्य नहीं करने देंगे। उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं कि यहाँ पे हमारा जो मकान जा रहा है NH में उसमें, तो ये लोग हमें सही तरह से मुआवजा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हें मुआवजा मतलब ले लो जितना भी दे रहे हैं,
तो ऐसा तो नहीं होता। और हमें कह रहे हैं कि घर से हम लोग निकले यहाँ से, तो एक बार में हम कहाँ जाएंगे? हमें ना तो हमें मुआवजा सही तरीके से मिल रहा है, हमें जमीन का मुआवजा 5,000 का बता रहा है। क्या ऐसे 5,000 का कोई मुआवजा मिल सकता है किसी को? किसी लोगों का घर कहीं से कहीं और बसा, जहाँ पे जमीन होगा वहाँ पे घर भी होगा है, लेकिन घर जमीन यहाँ दिखा रहे तो मकान दूसरी जगह दिखा रहे। अब हम मैडम से बात भी की थी कि आप मैडम एक बार ऐसा करो, पटवारी को बोल के दोबारा से नब्ती करवा दो, दोबारा से फीता डाल के 3-4 लोग आके दोबारा से हमारे सामने नब्ती करवा के आप हमारे जितने भी कागज है सब हम आपके हाथ में देने के लिए तैयार हैं, और आप तुरंत हमें उसी समय पैसे दो, हम उसी समय खाली कर देंगे, ठीक है? लेकिन नहीं, जितना है उतने में जाओ, तुम बस खाली करो। लेकिन हाँ ये तो बता हमारे बच्चों के लिए कहाँ जाएंगे? जी, उनके माध्यम से आज जो हमारी वार्ता हुई एनएचओ को लेकर, तो आज पॉजिटिव व्यू तो मिला है एसडीएम सर से कि उन्होंने पहले ही लेटर डिस्पैच कर दिया है कि इनको पहले मुआवजा दिया जाए, उसी के बाद यहाँ पे कोई भी कार्रवाई हो। हम यही मांग करते हैं कि एडीएम इसमें शायद से बहुत रूखा रुख अपना रही है, तो अब हमने नेक्स्ट हमारा जो मूव होगा वो एडीएम से मिलने का है, जो कि इसमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है स्थानीय लोगों को। और हम यही चाहते हैं कि लोगों को, वहाँ के लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए। जो भी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं ज़मीन को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, पट्टे को लेकर, तो उसको सुलझाया जाए। अभी मैंने सुना कि हमारी कोई स्थानीय जिसका घर से बेघर हो रही है वो कह रही थी कि हमें 5 से 6 हज़ार रुपये दिया जा रहा है, तो ये क्या उचित है? किसी को बेघर करके आप सिर्फ 5 और 6 हज़ार देकर उनको उनके घर से बेघर कर रहे हैं। तो मैं यही शासन, प्रशासन, सरकार से ये मांग करना चाहती हूँ कि अगर विकास आप चाहते हैं क्षेत्र का, तो किसी के को बेघर करके आप विकास ना कीजिए। वही हरिद्वार में साल 2004 में एक बैंक में हुई डकैती में फरार चल रहे आरोपी को उत्तराखंड एसटीएफ ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। इसी मामले में पहले 3 आरोपियों को पुलिस द्वारा 2004 में ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि टीपू नाम के बाकी आरोपी का एनकाउंटर भी 2004 में कर दिया गया था। जबकि हाल ही में एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी पिछले 20 सालों से फरार चल रहा था। एसटीएफ को मिली जानकारी के अनुसार यह आरोपी तमिलनाडु में सड़क किनारे हाल फिलहाल कपड़े बेचने का काम कर रहा था, जहां से इसे गिरफ्तार किया गया है। ये 2004 में हरिद्वार में इलाहाबाद बैंक में एक डकैती हुई थी, जो कि 5 लोगों ने करी थी। उसमें एक अभियुक्त जो अभी तक वांछित चल रहा था लगभग 20 साल से, और उस पर 1 लाख का इनाम था, उदय पुत्र विक्रांत, इसको विशाखापट्टनम तमिलनाडु से एसटीएफ उत्तराखंड ने अरेस्ट किया है। और इसके जो बाकी गैंग मेंबर्स हैं वो सारे के सारे अकाउंट फॉर हो गए थे। उसमें एक जो गैंग लीडर था टीपू यादव, वो पहले अरेस्ट हो गया था, और बाद में पुलिस जब उसको लेके जा रही थी ट्रेन में, तो पुलिस वालों को उसने कुछ जहरीला पदार्थ दिया था और भागा था। तो उसके बाद फिर उसका पुलिस एनकाउंटर हुआ था, उसमें उसकी मृत्यु हुई थी, और बाकी एक गैंग मेंबर ये बचा था। उसके एनकाउंटर के बाद ये तमिलनाडु चला गया और वहां पे सड़क किनारे ये कपड़े बेचने का काम कर रहा था, और इसको अरेस्ट कर लिया। वही 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आगामी 24 अक्टूबर को यूकेडी तांडव रैली करने जा रही है। सीएम आवास का घेराव भी करेगी। हरिद्वार प्रेस क्लब में अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जानकारी दी गई। पत्रकारों से बात करते हुए यूकेडी केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आनंद प्रकाश जोयाल ने कहा है कि देश के संविधान के अनुसार उत्तराखंड राज्य में भी मूल निवास की प्रक्रिया बहाल की जाए, जिसका आधार साल 1980 हो। अब तक जारी अस्थायी निवास प्रमाण पत्रों की समीक्षा हो और उत्तराखंड राज्य की परिधि में निवास करने वाले सभी नागरिकों पर यह व्यवस्था लागू हो। क्योंकि इससे पहले हम बार बार कई रैलियां कर चुके हैं और बड़े मुझसे कि भाई धरने भी दिए, ज्ञापन भी दिए, हमने भूख हड़तालें भी करी, लेकिन अब हम ये महसूस कर रहे हैं कि वहाँ देवभूमि में तो निश्चित रूप से हमारे भगवान शिव भी कुपित है, शिव नगरी है, और जगह जगह जो हर साल बादल फट रहे हैं, नदियों में बाढ़ें आ रही है, तमाम लोग रहे हैं, तो हम ये मानते हैं कि अब शिव जी भी कुपित है। तो हम शिव जी का अपने को प्रतीक मानते हुए इस रैली का नाम हमने तांडव रैली रखा है, और इसमें हमारे 5 जरूरी बिंदु हैं। पहला तो देश का एक कानून है, तो मूल निवास अगर पूरे देश में, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं लागू है? तो हमारे यहाँ की उसकी कट ऑफ डेट तो वर्ष 1950 रखते हुए उत्तराखंड में चाहे मैदानी क्षेत्र है चाहे पर्वतीय क्षेत्र है, हम तमाम जो कि यहाँ के नागरिक हैं उन पर मूल निवास लागू किया जाए। दूसरा, वही खबर रुड़की से, जहां आईआईटी की मेस में चूहे मिलने की खबर चलने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी रुड़की आईआईटी पहुंचे और मामले की गंभीरता से जांच कर प्रबंधन को नोटिस जारी करते हुए 3 दिनों में जवाब तलब किया है।
जो अखबारों में सुर्खियों में आया, मीडिया के माध्यम से पता चला कि ये ऐसे वहाँ पे बच्चों ने शिकायत की है, जिसपे कि जो कैंटीन है उस पर खाना जो है सही तरीके से उसके बच्चों को नहीं परोसा जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में देखते हुए हम लोग आज कैंटीन पहुँचे पूरी टीम के साथ और हमने वहाँ इंस्पेक्शन किया है और जो भी शिकायत थी उसके उस आधार पर हमने वहाँ पर इंस्पेक्शन किया है, जिससे कि हमारे तीनों पक्ष को देखते हुए यानी कि IIT का जो प्रशासन है उनका भी और जो कैटरिंग जो उन्होंने दिया है, ठेका दिया है, उसकी हमने जांच की है। जो भी कमियां पाई गई उसके लिए हमने नोटिस जारी किए हैं, उनको समय दिया है 3 दिन के अंदर अपना जवाब देंगे। तो शेड्यूल 4 का जो उल्लंघन किया जा रहा है उसके बारे में जवाब मांगा है। अगर जो भी ऐसी कमियां पाई जाएंगी उसके जवाब आने के बाद हमारे जो टीम के जो इंस्पेक्शन के लिए हमने टीम बनाई है उस पर हमने योगेंद्र पांडे, हरीश रुड़की को इंस्पेक्शन अधिकारी नियुक्त किया। वही खबर रुड़की से है, जहां 9 साल पहले शहर के 7 चौराहों पर 68 लाख की लागत से ट्रैफिक लाइट लगाई गई थी, लेकिन वो आज तक नहीं चल पाई, जबकि उनके मेंटेनेंस पर लाखों खर्च किए जा चुके हैं। वहीं अब नगर निगम इनको सुचारू कराने की कोशिश में जुटा है और मेंटेनेंस करवा रहा है। नगर आयुक्त का कहना है कि दीपावली तक लाइटें चालू हो जाएंगी और ट्रैफिक पुलिस को सौंप दिया जाएगा। देखिए, रुड़की नगर क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 7 हमारे जो चौराहे हैं, मुख्य चौराहे हैं, उन पे जो स्ट्रीट लाइट हमारी खराब पड़ी हुई थी उनको ऑपरेशनल कर रहे हैं और इसमें दीपावली के आसपास ये अपना काम करनी शुरू कर देंगे और हम इसको ट्रैफिक पुलिस के हवाले कर देंगे। नहीं, इसमें एक्चुअली हमने एक फर्म को हायर किया है और उनको 10 साल का इसमें निविदा के माध्यम से मौका दिया है। वो 10 साल तक इसको मेंटेन भी करेंगे और रखरखाव उसका पूरा करेंगे। सर, त्योहारों को सीजन को लेकर बाजारों किस तरह? फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।